अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हेज इन एटमॉस्फेयर। हाँ जाहिर सी बात है भाई, अमोनियम सॉल्ट जो हमारे पास, अरे अमोनियम क्या होता है NH4, सॉल्ट क्या होते हैं हमारे पास NO3, अमोनियम हमारे पास ये SO4। अब ये कहाँ से आ रहे होंगे, ये आ रहा होगा HNO3 में से, ये आ रहा होगा H2SO4 में से, और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है NO2, यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है SO2। यही वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन बनाते हैं, जो कि HNO3 और H2SO4 की बात कर रहे हैं, और प्लस ये अमोनिया गैस के साथ मिलके यहाँ से ये NH3 प्लस HNO3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग को NH4 प्लस NO3 मिल जाता है। ऐसे ही हमारे पास H4 का होल ट्वाइस और SO4 मिल जाता है। तो यही हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं हेज इन एटमॉस्फेयर, और इसका जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, जो PM होता है, वो हमारे पास होता है 2.5। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया, ठीक है। ओजोन गेट प्रोड्यूस्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद क्लोरीन रेडिकल। नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ओजोन उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं CFC की बात कर रहे हैं, जो कि क्लोरीन रेडिकल की बात करेगा। तो हमारे पास जो CFCl3 होता है या CF2Cl2 होता है, तुम लोग को पता है ये क्या है? इसको बोलते हैं फ्रियोन गैस। कौन सी गैस बोलते हैं? फ्रियोन गैस, जो कि हमारे AC में जो गैस फिल होती है वही गैस होती है, जिसकी मदद से हमारे पास जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो फ्रियोन गैस की मदद से आती है। ठीक, अच्छे समझ आए? तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन रेडिकल बनता है, और क्लोरीन रेडिकल एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैसे कर रहा हूँ मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो देखो, पहली बात, अमोनियम सॉल्ट फ्रॉम फाइन पार्टिकुलेट पार्टिकल्स, ठीक, दीज पार्टिकल स्कैटर लाइट करते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, जो कि स्मॉग फॉग जो ये सब बनता है वो हमारे पास इस फॉर्मिंग एज और स्मोक की बात करें, ठीक, यानी धुआं थोड़ा सा कोहरा टाइप का। These are major compound of secondary aerosol। एरोसोल का मतलब समझते हो? जैसे मान लो गीली मिट्टी की, जैसे मान लो बारिश हुई, बारिश जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मिट्टी है, उसके ऊपर जैसे बारिश की बूंद पड़ी, तो जो स्मेल जो फैलाती है उसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। या फिर तुम्हारे घर में जो रूम फ्रेशनर, उसको जब तुम स्प्रे करते हो, जो स्मेल फैलती है, वो जो बूंदें होती हैं, वो जो स्मेल क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं एरोसोल, ठीक है, इन पॉल्यूटेड और अर्बन एटमॉस्फेयर। ठीक, इतनी बात क्लियर? अच्छा, जो CFC है वो एक मैन मेड कंपोनेंट है, जो कि यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल की फॉर्मेशन करता है। ठीक, इन लोअर एटमॉस्फेयर पे CFC ब्रेक नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इन स्ट्रेटोस्फेयर हायर पे, तो UV रेडिएशन की वजह से क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। अब ये ब्रेक डाउन कैसे हो गया? तो एक क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे निकल गया, ठीक। अब ये क्लोरीन रेडिकल ऑक्सीजन के, ओजोन के सबसे ऊपर ओजोन ले, तो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास ClO प्लस O2 बना देता है। इसका एक ऑक्सीजन ले जाता है। बचा हुआ ये हमारे पास जो ClO है, ये जो हमारे पास जो यहाँ पे इस तरह है, ये हमारे पास इसके ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करता है? Cl डॉट की, और O2 निकल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम ध्यान दो, अगर पूरी रिएक्शन ध्यान दो, तो Cl डॉट चला गया, ClO चला गया, तो O3O और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी 2O2 की फॉर्मेशन कर रहा है। कुछ समझ आ रहा है? देखो, क्लोरीन रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ClO और O2 बना देता है, एकदम सिंपल सी बात, ठीक। यही ClO वापस से ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो Cl डॉट और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन बना देता है। तो हमारे पास जो क्लोरीन रेडिकल है वो वापस से बन जा रहा है, देखो रीजनरेट हो गया। तो इसका मतलब ये एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम ये बोले यहाँ पे कि ये ओजोन लेयर गेट प्रोड्यूस्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक। अब यहाँ पे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल एक्ट एज अ क्लीनिंग सॉल्वेंट। बाई हर फिनाइल जो होता है वो सफाई के काम नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो रहता है वर मेनली यूज्ड एज कूलेंट एंड इंसुलेटिंग फ्लूइड्स इन ट्रांसफॉर्मर्स। मतलब जो हमारे पास बिजली वाले जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स रोड पे लगे होते हैं, उसमें एज अ हम लोग कूलिंग एजेंट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, नॉट एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? तो हमारे पास बी भी गलत है, सी भी गलत है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन नहीं, ये होता है नाइट्रेट आयन की मदद से। मतलब हमारे पास जैसे पानी में, अच्छा ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब है जैसे गंदा पानी, यानी ऐसा पानी जिसमें नाइट्रेट की, अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ संभालना, ठीक है। अगर नाइट्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है वाटर में, तो यहाँ पे हमारे पास नाखून में, ओट पे, स्किन पे हमारा थोड़ा सा ब्लूइश कलर आने लगता है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम एज अ डिसीज़ के फॉर्म में शो करने लगा है, एज अ उसका सिम्टम, ठीक। तो यहाँ से हमें नाइट्रेट आयन को क्या करना होता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर से हटाना होता है। कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे जो हमारे पास देखो
ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज बाय एक्सेस ऑफ नाइट्रेट आयन इज ड्रिंकिंग वाटर नॉट सल्फेट आयन। ध्यान रखना, व्हेन इन्फेंट, छोटे बच्चे जो 6 मंथ्स तक, ठीक है, अंडर यूजुअली 6 मंथ्स ओल्ड, कंज्यूम नाइट्रेट कॉन्टामिनेटेड वाटर, जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट में, ठीक है, इन द बेबी स्टमक में जाता है, जिसकी वजह से उसकी तो लो एसिडिटी होती है, उसका तो पेट छोटा सा होता है, एकदम नाजुक सा होता है, तो वो हार्ड वाटर उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका जो हेमोग्लोबिन है उस नाइट्राइट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मेट हेमोग्लोबिन, जो कि कैन नॉट कैरी, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, जो कि अनलाइक हेमोग्लोबिन जो करता है। दिट्स लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, और जो कि स्पेशली सबसे पहले कहाँ पे शो करने लगता है, स्किन में शो करने लगता है। इसीलिए हमारे पास जो आंसर हो जाता है वो हमारे पास ए करेक्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ए ये है यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने ए वाला ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए और सभी बच्चों को आंसर, मतलब सभी बच्चों को मार्क्स क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ए सही है, क्या ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या ये सही हो सकता है, और अगर हम सही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लियर?